आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। यासिन मलिक के दिल्ली हाई कोर्ट में दिए गए हल्फनामे से हो रहे कई बड़े इंकशाफ। हल्फनामे में यासिन मलिक ने आरएसएस और मोदी हुकूमत से बातचीत की कही बात। बोले 25 साल से एक बने हुए भरोसे को मोदी हुकूमत ने आज तोड़ दिया। इस धोखे को भी मुस्कुराते हुए कबूल करूंगा। अगर फांसी ही मुकद्दर है तो वो भी मंजूर है। जेल में बंद जेकेएलएफ के चेयरमैन यासिन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल करके सियासी और दोस्ती के ऐसे राज खोल दिए जो कि दिलों को हिला देने वाले हैं। यासिन मलिक, जिसे साल 2022 में एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी थी, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने मोदी हुकूमत के पहले दौर में भी भरोसा हासिल रखा था, लेकिन आर्टिकल 370 के बाद से सब कुछ बदल चुका है। यासिन मलिक ने दावा किया है कि मोदी सरकार के पहले टेन्योर में भी उनको और उनकी पार्टी के खिलाफ टाडा के केसेस नहीं उठाए गए थे, लेकिन अब 35 साल पुराने केसेस दोबारा खोलकर उसे मौत की सजा की तरफ धकेला जा रहा है। यासिन मलिक ने लिखा है कि 5 वज़ीर-ए-आज़म ने एक वादा निभाया, लेकिन मोदी जी के दूसरे दौर में उस भरोसे को तोड़ दिया गया। हल्फनामे के मुताबिक यासिन मलिक ने आरएसएस के लीडर से 2001 में एक लंबी मुलाकात का जिक्र किया है, जो कि नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुई थी। यासिन मलिक की जानिब से लिखा गया है, ये मुलाकात 5 घंटे चली। आरएसएस के लोग मुझसे दूर रहने के बजाय खुद मिलने आए और दावत देते रहे। ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी थी। ये भी दावा किया गया है कि एडमिरल के सूरी, जो कि विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के चेयरमैन थे, जो कि आमतौर पर आरएसएस से जुड़े हुए ही समझे जाते थे, उन्होंने भी यासिन मलिक को बार बार से नई दिल्ली में लंच और मुलाकातों के लिए दावत दी थी। यासिन मलिक की जानिब से सवाल करते हुए पूछा गया है कि वो मुझे दावत पर बुलाते थे, बैठक करते थे, वो मेरी बातों को सुनते और समझते थे। क्या ये एक आम टेररिस्ट के साथ होता है? हल्फनामे में यासिन मलिक ने एक और बड़ा दावा किया है। उनका ये कहना है कि एक दफा अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी आर.के. मिश्रा ने उनको एक फोन दिया, जिसकी दूसरी तरफ धीरू भाई अंबानी खुद थे। उनकी जानिब से लिखा गया कि अंबानी ने मुझसे मेरी सिंपल जिंदगी और मेहनत पर शाबाशी दी थी। उनका लहजा बहुत अपना सा था। एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक सेपरेटिस्ट के बीच में ये रिश्ता सोचने वाला है। यासिन मलिक के मुताबिक कश्मीरी पंडित लीडर सुरेंद्र अमरधर, जो कि आरएसएस से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी उनके श्रीनगर के वो घर आए थे और उनके साथ बातचीत की कोशिश की थी। और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब यासिन मलिक पर संगीन इल्जामात थे। यासिन मलिक ने कहा कि जिन लोगों को मुझसे दूर रहना चाहिए था, वो खुद मेरे साथ राब्ता कर रहे थे। ये दिखाता है कि सिस्टम मुझे साथ लेना चाहता था, लेकिन अब उसी सिस्टम ने मुझे पीट दिया है। यासिन मलिक ने यह भी लिखा है कि 2 शंकराचार्य भी मुझे मेरे घर आए थे और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक मैंने की है। उनका कहना था कि यह आम बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान के कुछ जबरदस्त रिलीजियस लीडर्स भी उस वक्त बात करने को तैयार थे। आज वही मुल्क मुझे फांसी देने की बात कर रहा है। यासिन मलिक ने आखिर में लिखा है, 25 साल तक मैंने अमन का रास्ता चुना, मुल्क के साथ विश्वास बना रहा। अगर आज ये विश्वास टूट गया है तो मैं इस धोखे को भी मुस्कुराते हुए कबूल करूंगा। अगर फांसी ही मुकद्दर है तो वो भी मंजूर है। जम्मू कश्मीर में दोहरी ताकत के निजाम पर जेके-पीसीसी सरबराह तारिक हमीद कर्रा का बयान आया सामने। बोले, हालात तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक स्टेटहुड वापस नहीं मिल जाता। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा की जानिब से आज यूटी के गवर्नेंस सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जो डुअल कंट्रोल का निजाम चल रहा है, उससे सिर्फ कंफ्यूजन और अफरा तफरी ही बढ़ रही है। उनका कहना था कि जब तक ये निजाम खत्म नहीं होता, मसाइल जारी रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए कर्रा ने कहा है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जब तक ये डुअल कंट्रोल सिस्टम खत्म नहीं होता, कंफ्यूजन और अफरा तफरी का सिलसिला चलता रहेगा। मुझे लगता है कि इस सिस्टम के कुछ मसाइल दूर किए जा रहे हैं और जल्द ही कुछ तब्दीलियां भी आने वाली हैं। उन्होंने वजाहत की है कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं मिलती है, गवर्नेंस ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि बड़े बड़े अफसरान जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर आते हैं और वो इलेक्टेड सरकार को जवाबदेह नहीं है। कर्रा ने कहा कि इन ऑफिसर्स की जिम्मेदारी या जवाबदेही स्टेट गवर्नमेंट के सामने ना रहकर बराबर है। जैसे ही स्टेटहुड वापस मिलेगा, ये सभी अफसर भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगे और कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। बीजेपी के अशोक कोल का पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती पर तीखा वार। बोले, यासिन मलिक के केस पर रिव्यू की उनकी अपील है बेबुनियाद, जबकि उनके घर के एक शख्स ने यासिन मलिक के दूसरे मामले में मुलजिम के तौर पर की थी शिनाख्त। साथ ही हजरत बल दरगाह में एम्बलम लगाने को सही दिया करार।
भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल की जानिब से साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की उस अपील पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है जो उन्होंने वज़ीर दाखिला को यासिन मलिक के केस का रिव्यू करने के लिए की थी। कौल ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती की ये अपील बेमायनी और बेबुनियाद है। मीडिया से बात करते हुए कौल ने कहा कि उनका अपने ही घर का एक शख्स यासिन मलिक को अबडक्शन केस में पहचान चुका है। अगर इंसानी हमदर्दी की बात थी तो उस वक्त पहचाना ही क्यों? अब रिव्यू की डिमांड करना समझ से बाहर है। कानून अपना काम कर रहा है। अशोक कौल ने यासिन मलिक के गिर्द बनने वाली कहानियों पर भी तनकीद की है। उनका कहना था कि यासिन मलिक का कहना है कि उनको कांग्रेस ने पाकिस्तान भेजा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और लोग कुछ और कहते हैं। ये सब इंटरनल कंट्राडिक्शंस हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आखिर में तो उनकी अपनी फैमिली ने उन्हें पहचाना है। अब कौन किसे ले गया है इस पर कहानियां चलती रहेंगी, लेकिन मैं कश्मीरी आवाम से अपील करता हूं कि ऐसे अफसानों से दूर रहें। इन लीडरान का असली चेहरा सामने आ चुका है और आगे भी सच सामने आता रहेगा। वहीं अशोक कौल की जानिब से हजरतबल में हुए रेनोवेशन की भी वाहवाही की गई है और कहा गया है कि वो एक चमत्कार से कम नहीं है और ये हुकूमत के हेरिटेज और मजहबी मकामात के लिए कमिटमेंट को दिखाता है। उन्होंने कहा कि दरगाह के हॉल का जो नया रूप है ऐसे मुल्क में और कहीं नहीं है। ये वाकई कमाल का काम है। मजहब के मामले में होने वाली तोड़फोड़ पर उनका कहना था कि निशान लगाना गलती नहीं थी, गलती उसे तोड़ना था। मसला था तो वक्फ बोर्ड जाते। कौल ने यह भी बताया है कि बीजेपी ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है और शहीद वर्कर्स के परिवारों के लिए भी मदद और रिहैबिलिटेशन का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म मोदी की वाराणसी सीट पर हो सकता है कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का हाइड्रोजन बॉम्ब। वोट चोरी के इल्जामात एक बार फिर दोहराते हुए बोले, इसके बाद किसी को शक नहीं रह जाएगा कि वज़ीर आज़म ने वोट चोरी की है। कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट और लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से एक बार फिर से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी का इल्जाम लगाया गया। उनका कहना है कि उनके पास ऐसे मजबूत सबूत हैं जो कि हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह होंगे और असल हकीकत को पूरी तरह सामने ले आएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम एक ऐसे हाइड्रोजन बॉम्ब सबके सामने लाने वाले हैं जो कि असलियत को हिला कर रख देगा। हमारे पास 100% सबूत है। जो कुछ कह रहा हूं बिना सबूत के नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये साबित कर चुके हैं कि वोटर लिस्ट में फ्रॉडुलेंटली नाम डाले गए और हटाए गए हैं, जैसे कि महादेवपुरा और आलंद में हुआ है। अब वो सबूत इस तरह पेश किए जाएंगे कि किसी को शक नहीं रह जाएगा कि मोदी जी ने वोट चोरी करके इलेक्शन जीता है। राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा है और कहा है कि वो वोट चोरों को बचा रहे हैं। उनका कहना था कि कर्नाटक में सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें फोन नंबर्स मांगे गए हैं जिनके जरिए वोट चोरी की गई है। सीआईडी ने ज्ञानेश कुमार का नाम लिया है। ये किसी सियासतदान का नहीं, सीआईडी का रिकॉर्ड है, ये सबूत है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ये हाइड्रोजन बॉम्ब वज़ीर आज़म मोदी की वाराणसी सीट से जुड़ा हुआ है तो राहुल गांधी ने इशारा देते हुए कहा कि ये अंदाजा लगाना आपका काम है, मेरा काम है सच लाना और मैं अपना काम जरूर करूंगा। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं कि हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म एक कमजोर वज़ीर आज़म है। अमेरिका की जानिब से H-1B वीजा फीस में इजाफे पर मोदी हुकूमत पर बरसे राहुल गांधी। राहुल गांधी की जानिब से एक बार फिर से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की गई है। इस बार की वजह बनी है अमेरिका का नया फैसला जिसमें H-1B वीजा एप्लीकेशंस पर लगभग 83 लाख रुपए की भारी फीस लगाई गई है। ये फैसला इंडिया के हजारों आईटी प्रोफेशनल्स और टैलेंटेड लोगों को सीधा नुकसान पहुंचाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से अपने पुराने साल 2017 के एक पोस्ट को दोबारा एक्स पर शेयर करते हुए लिखा गया, मैं दोहराता हूं हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म एक कमजोर वज़ीर आज़म है। साथ ही उन्होंने नए न्यूज आर्टिकल के स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए हैं जिसमें वीजा फीस बढ़ाने का जिक्र किया गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से भी वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद की गई है और कहा गया है कि जब आप अपने ट्रंप को बर्थडे कॉल करते हैं तो उसमें बदले में इंडिया के लोगों के लिए ये रिटर्न गिफ्ट मिलता है। अब की बार ट्रंप सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। उनका इशारा साल 2020 के अहमदाबाद इवेंट की तरफ था जहां पर वज़ीर आज़म मोदी और ट्रंप ने साथ में रैली की थी। वहीं कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट गौरव गोगोई की जानिब से भी कहा गया कि ये फैसला हमारे सबसे टैलेंटेड दिमागों के फ्यूचर पर सीधा वार है। पहले जब एक इंडियन डिप्लोमेट के साथ बुरा सलूक हुआ था तब मनमोहन सिंह ने इसका सख्ती से रिएक्ट किया था, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ साइलेंस और दिखावा करती रही जो अब मुल्क के लिए नुकसान का सबब बन गया। वहीं समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से भी फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाया गया। उनका कहना था कि अमेरिका का ये पहला फैसला नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कमजोर है। कल अगर कोई और मुल्क ऐसा करेगा तो हमारी क्या तैयारी है? हम हर चीज खाद तेल सब के लिए दूसरे देशों पर ही पूरी तरह से इन्हसार हो गए हैं। ये नया H-1B वीजा पॉलिसी फैसला मोदी सरकार के फॉरेन रिलेशन पर एक नया सवाल खड़ा करता है, खासकर जब दुनिया भर में इंडियन टैलेंट की मांग बढ़ रही हो, लेकिन उसके लिए रास्ते और ज्यादा मुश्किल किए जा रहे हैं।
और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर हस्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से तनकीदी वार करते हुए बोला गया, उनकी सियासत सिर्फ नई दिल्ली की मुखालफत करने में और फर्जी नैरेटिव फैलाने में है। साथ ही एमएलए महराज मलिक पर पीएसए के सवाल के जवाब से भी किया गुरेज। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद की गई है और कहा गया है कि वो सिर्फ सियासत में झूठे वादों और फॉल्स नैरेटिव के जरिए ही लोगों को गुमराह कर रही हैं। सुनील शर्मा की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को टूरिस्ट वज़ीर आला भी कहा गया था, जो कि ज्यादा वक्त जम्मू कश्मीर के बाहर ही गुजारता है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ बयान देते हैं लेकिन ग्राउंड पर काम बिल्कुल नहीं करते। सुनील शर्मा की जानिब से कहा गया कि साल 2019 के बाद से जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है, उसके बाद भी उमर अब्दुल्ला ने ऐसे वादे किए जो वो जानते थे कि पूरे नहीं हो सकते। जब मैनिफेस्टो बनाया गया तो क्या उनकी आंखें बंद थी? क्या उनको नहीं पता था कि अब ये यूनियन टेरिटरी है? फिर झूठे सपने क्यों दिखाए लोगों को? सुनील शर्मा की जानिब से सवाल उठाया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि जब उमर अब्दुल्ला के इस दावे पर सवाल किया गया कि जम्मू कश्मीर में ना हाईवे है, ना स्कीम है, ना टूरिज्म का प्लान है, तो शर्मा ने जवाब दिया कि नेशनल हाईवेज को सेंटर के अंडर होते हैं। अपनी स्टेट हाईवेज और लिंक रोड ठीक कर लो, दिल्ली को क्यों दोष देते हो? सुनील शर्मा की जानिब से कहा गया कि एलजी इंतजामिया को एप्पल कार्गो सर्विस शुरू करने का क्रेडिट दिया गया है और कहा कि उमर अब्दुल्ला ने इस मसले पर कुछ भी नहीं किया है। आखिर में सुनील शर्मा की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सियासत सिर्फ एक झूठे नैरेटिव पर चल रही है कि दिल्ली काम नहीं करने देती। उन्होंने कहा कि असल में उमर अब्दुल्ला ग्राउंड पर कभी गए ही नहीं और सिर्फ शेख अब्दुल्ला का नाम लेकर सियासत करते रहे। वहीं एमएलए महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी पर सुनील शर्मा ने परहेज ही रखते हुए कहा कि यह मसला लोकल इंतजामिया और लॉ इन्फोर्समेंट के दरमियान लगता है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।